जी, लेट्स स्टार्ट द मोस्ट easiest paper of CA CAF level. The most easiest paper of CA CAF level, CAF 8 Audit and Assurance. Easiest क्यों है? क्योंकि CAF level का लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर जो है वहाँ तक पहुँचने तक आप लोगों की एक रूटीन बन चुकी होती है पढ़ने की. रूटीन नहीं है तो इस पेपर तक आप पहुँच नहीं पाते. क्या ख्याल है? जिसमें रूटीन बन चुकी है तो अब कोई भी चीज़ सामने आ जाए तो हमने वो कर देनी है. चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर एब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं. क्यों? दिमाग हमारा रिसेप्टिव बन चुका होता है पीछे जो भी हमने झेला होता है टाइम कैफ में उसके अकॉर्डिंगली, तो इसलिए चीज़ें आसान हो जाती हैं. और वैसे भी कितना मुश्किल पेपर नहीं है. देखेंगे क्या है. स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. पेपर का नाम क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस. सो स्टार्ट करते हैं कि ऑडिट क्या है जानने की पहले ये कोशिश करते हैं. क्या हो सकता है मिस ऑडिट जो हम पढ़ने आए हैं? एनालिसिस ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस का भी एनालिसिस. क्यों? Just to give an idea about the performance of the business. To assure true and fair view. What is true and fair view? Honest representation. सर क्या हो सकता है ऑडिट? मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के डिस्कस करके भी हम देखेंगे क्या है. जो कंपनी अपनी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है. कौन सी स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके. फिर उनको रिव्यू करना है कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है. उसके बाद फिर उसमें अगर कोई मिस्टेक्स है उनको फिर करेक्ट करना. करेक्ट भी करना सर. हमने, ऑडिटर ने. ओके. और उसके बाद क्या करना? सर एश्योरेंस देना कि इनकी अपने एससीसीपी को कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आईएफआरएस के मुताबिक है सारे. सर क्या हो सकता है ऑडिट? इन्वेस्टिगेशन करना. किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. और उसके बाद क्या करना? क्यों करना? ट्रू एंड फेयर व्यू देने के बारे में. किसको देना हमने ट्रू एंड फेयर व्यू? क्यों देना है हमने? सो कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर की. चला कौन रहे हैं? डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एवरी ईयर शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देते हैं कि भाई ये कंपनी की इनकम है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट है, इसलिए हम आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं. ये कंपनी की एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं, मीन ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ये कैश फ्लो के इनफ्लोज आउटफ्लोज की डिटेल है, इतना हमारे पास एंड पे कैश है, चेंजेस इन इक्विटी ये इस सूरत में हुई हैं, और इन चारों से रिलेटेड ये कुछ डिस्क्लोजर मीन डिटेल बातें हैं. तो ये देख लो भाई. शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ता है और लेके आ जाता है हमारे पास. हम कौन है? ऑडिटर. और हमें कहता है कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे डायरेक्टर्स ने बना के दी हैं, तो आप प्लीज़ चेक करके बताओ क्या ये ठीक हैं. हम क्या करते हैं? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी भी फिगर्स हैं उन्हें चेक करते हैं और चेक करने के बाद एक रिपोर्ट देते हैं शेयर होल्डर को, जिसमें हम एक अपनी ओपिनियन देते हैं. क्या देते हैं? ओपिनियन कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है. हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. शेयर होल्डर को मिली तसल्ली, सुकून. मीन ये जो पिक्चर मुझे दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है. हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिगर्स ठीक नहीं है, हमने वेरीफाई की वो ठीक नहीं है. तो शेयर होल्डर फिर क्या करेगा? उसकी बेस पर कुछ एक्शन लेगा, आइदर मैनेजमेंट को चेंज करना है या क्या करना है. तो मेनली हम हैं ऑडिटर. हम कौन है? आज से हम सब हैं ऑडिटर. हम कोई नॉर्मल बंदे अब नहीं रहे. आज से हम सब हैं ऑडिटर. आज से हम ऑडिटर बनेंगे तो पेपर पास होगा. अगर आज हम ऑडिटर नहीं बने तो पेपर पास नहीं होने वाला. तो आज से हम सब ऑडिटर हैं. हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं. किस चीज़ का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. मतलब क्या? उसके ऊपर एक ओपिनियन देते हैं चेक करके. किसको? शेयर होल्डर को. क्या कहते हैं उसमें? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है. तो ऑडिट को डिफाइन करें. कहता है ऑडिट का मतलब क्या है?
टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। मीन क्या उसमें बात करना? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। क्यों? उसने हमें कहा है। क्यों उसने कहा है? डायरेक्टर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने बना के दिए हैं वो जानना चाहता है कि ठीक है या नहीं। मीन डायरेक्टर से जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो पिक्चर ठीक है या डर्टी पिक्चर है, ये जानने के लिए उसने क्या किया है, वो पिक्चर हमें दिए, यार ये चेक करके बताओ ठीक है या नहीं। इससे शेयर होल्डर को तसल्ली मिलेगी कि आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, मीन डायरेक्टर उसे जो पिक्चर दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मीन उसकी कंपनी को ठीक मैनेज कर रहे हैं। नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर ने बना के दिए वो ठीक नहीं है, दिस मीन डायरेक्टर इसे मामू बना रहे हैं, मीन इसकी कंपनी को ठीक मैनेज नहीं कर रहे। तो फिर शेयर होल्डर ने आगे देखना है मुझे आइदर इन्वेस्टमेंट निकालनी है या इन डायरेक्टर्स को धक्का दे के दफ़ा दूर करना है। सो ऑडिट है क्या? आज से ऑडिट का मतलब क्या है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई चेकिंग जांच पड़ताल नहीं। ऑडिट का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन देना कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ना सिर्फ ये बात करना, साथ एक बात और करना, एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ फ्रेमवर्क। मीन ना सिर्फ ये बात करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू हैं या नहीं, साथ हमने ये भी बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क प्रिपेयर हैं या नहीं। व्हाट इज मीन बाय फ्रेमवर्क? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो IAS, जिनके नाम अब चेंज होके क्या हो रहे हैं? IFRS। तब अगर हम ऑडिट को डिफाइन करें, ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट, एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क, या एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिफाइन किया जा सकता है। दोबारा बोलो, ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standard। ये क्या किया हमने? ऑडिट को डिफाइन कर लिया। कौन करता है ऑडिट? ऑडिटर्स। ऑडिटर्स बोले तो एक ऑडिट फार्म के अंदर से ऑडिटर्स की एक टीम जो है किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए उस कंपनी के अंदर जाएगी। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी फिगर्स हैं वो कहाँ से आई हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, जनरल एंट्री से। वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ पे पड़े हैं? कंपनी के अंदर। तो चल के कंपनी के अंदर जाएगी, वहाँ पे रिकॉर्ड्स में देखेगी ये सेल यहाँ पे लिखी है, तो क्या इसके पीछे ट्रायल बैलेंस में भी इतनी अमाउंट है? क्या उसके पीछे लेजर में भी इतनी अमाउंट है? लेजर में है तो क्या उसके पीछे जनरल एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग भी इतनी अमाउंट की हैं? जनरल एंट्रीज़ हैं तो उसके पीछे क्या कोई सेल इन्वाइसेस भी हैं? सेल इन्वाइसेस हैं तो क्या उसके पीछे वाकई गुड्स डिस्पैच हुई हैं? इनको डिस्पैच नोट भी पड़े हैं उतने। डिस्पैच नोट हैं तो क्या कस्टमर की तरफ से कोई इतने ऑर्डर भी आए हुए हैं जो ऑर्डर बुक में लगे हुए हैं? हाँ, अगर ये पीछे सारी चीज़ें हमें मिल गई, दिस मीन ये सेल ठीक लिखी हुई है। उस तरह से परचेजेस को वेरीफाई करेगा, हर एक्सपेंसेस को वेरीफाई करेगा, हर एसेट को वेरीफाई करेगा, हर लाइबिलिटी को वेरीफाई करेगा। कहाँ से? रिकॉर्ड से। तो रिकॉर्ड की चेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंपनी के अंदर जाना पड़ता है। कौन जाएगा? ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन? एक आध बंदा नहीं, काफ़ी सारे ऑडिटर्स की एक टीम ऑडिट करने जाएगी। कहाँ से? एक ऑडिट फार्म से। एक ऑडिट फार्म से जिसमें हमने आर्टिकल के दौरान जाना है और ये काम हमने वहाँ पे करने हैं। तो हम इसके अंदर जाके हम चीज़ों को चेक किया करेंगे, रिकॉर्ड में जाके देखा करेंगे कि वाकई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये फिगर है, इसके पीछे क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें ऐसे हैं, अगर हैं तो ये फिगर ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ और है, यहाँ पे कुछ चीज़ और है, दिस मीन ये फिगर ठीक नहीं है। क्यों? हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखा है, वहाँ पे ये बात है, इन हमारे पास एविडेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बात लिखी हुई है। सो ऑडिट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। किसके ऊपर ओपिनियन देना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आता है तो इसका मतलब क्या है? 5 कंपोनेंट्स का सेट। क्या थे 5 कंपोनेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ये 5 कंपोनेंट्स के सेट के ऊपर ओपिनियन देना, ये है ऑडिट। इसके किसी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो वो ऑडिट नहीं होगा, वो कुछ और होगा। क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये बात समझ आती है? 5 कंपोनेंट्स के सेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना ऑडिट है। किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑडिट नहीं, कुछ और है। वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आता है तो इसका मतलब क्या है? पूरे साल की एक रिपोर्टिंग पीरियड का सेट बनाया हुआ है। अगर हम हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, जिसे नाम देता है इंटरम अकाउंट्स का, उसके ऊपर अगर ओपिनियन दे रहे हैं तो भी ऑडिट नहीं होगा, वो कुछ और होगा। क्या होगा कल देखेंगे। आज हम थोड़ा ऑडिट को देख रहे हैं कि ऑडिट क्या है। तो ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई हैं या नहीं की गई। चलिए आगे, इस ये एक एक रख के बाकी पीछे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। सर ये एक रखें, बाकी पीछे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। ये एक पेज आपके पास आ रहा है, इसके ऊपर एक छोटी सी जंगल कहानी है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर लूँ, आप उतनी देर इसको देखें, फिर हम मिलके इसे डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। जी ऑडिट का मतलब क्या है? ये तो आपने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना, जिसमें बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर्स क्या क्या काम करता है, और फाइनल ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करता है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऑडिट प्रोसेस को, कि एक ऑडिट होता क्या है, क्या क्या काम ऑडिटर करता है और कैसे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। हम सब ऑडिटर हैं, हमारी एक फर्म है, हम क्या करते हैं कंपनी में जाके ऑडिट खेलते हैं। हमारे पास सपोज एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें। अभी हमने फर्म बना, ऑडिटर बने, और एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें। हम क्या करेंगे? उसे बिठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, ओ थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, हमारी इनकम का सोर्स बने, चलो हम चल के ऑडिट खेलते हैं। नहीं, हम ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हम ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखेंगे। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे कि कंपनी आज हमारे पास आई है ऑडिट करवाने के लिए। आज डेट क्या, आज डेट क्या, 28 मार्च 2022। ये कंपनी आज हमारे पास ऑडिट करवाने आई है, तो हम देखेंगे ये कंपनी का ईयर एंड क्या है। कंपनी का ईयर एंड क्या है। पता चला जी कंपनी का ईयर एंड है 30 अप्रैल 2022। अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया। क्या देख रहे हैं, कंपनी का ईयर एंड क्या है। मतलब क्या कि आज से लेकर ईयर एंड तक हमारे पास कितना टाइम है। हमने जो ऑडिट ओपिनियन देना होती है ना, ये हमने ईयर एंड के कोई 3 मंथ्स बाद, मीन 90 डेज़ बाद देना होती है। कितने मंथ बाद, 3 मंथ्स या 90 डेज़ बाद। मीन हमने ओपिनियन कब देनी है, मई, जून, जुलाई, मीन 1 अगस्त को हमने ओपिनियन देनी है। क्या कह रहा है, तभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए टाइम है या नहीं है। तो पता चला हमारे पास टाइम है। ईयर एंड से पहले भी 1 मंथ है, और ईयर एंड के बाद जो हमें 90 डेज़ चाहिए होते हैं वो भी हमारे पास है। दिस मीन टाइम का इशू नहीं है। ये जो टाइम ईयर एंड से पहले होता है ना, काम हम ईयर एंड से पहले करते हैं, इसे नाम दिया जाता है इंटरम ऑडिट का। क्या नाम दिया जाता है, इंटरम ऑडिट का। और जो काम हम ईयर एंड के बाद करते हैं उसे नाम दिया जाता है फाइनल ऑडिट का। क्या नाम दिया जाता है, फाइनल ऑडिट, या इसे बैलेंस शीट ऑडिट का नाम भी दिया जाता है। क्यों, बैलेंस शीट डेट के बाद हमने ये काम करना होता है। व्हाट इज मीन बाय इंटरम ऑडिट, वर्क परफॉर्म्ड बिफोर द ईयर हैज फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट। ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड हैज फिनिश्ड इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। सो अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया। क्या देखा हमने, हमारे पास टाइम है या नहीं, तो पता चला हमारे पास टाइम इनफ है। क्यों, अगर हमने ये टाइम नहीं देखा और हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो ड्यूरिंग ऑडिट टाइम लिमिटेशन की सूरत में हम चीज़ों को प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। और जब वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि हमारी वेरिफिकेशन ठीक नहीं थी, और बाद में ये प्रूव हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं थी, क्यों, आपने चेकिंग ठीक नहीं की थी टाइम की वजह से, तो हमारी ओपिनियन रिपोर्ट रॉन्ग हो जाएगी। रिपोर्ट रॉन्ग हो गई तो हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी, कहीं पे एक एनरॉन केस हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कैसे एक रॉन्ग रिपोर्ट देने से पूरी दुनिया से एक ऑडिट फर्म ख़त्म हो गई थी। आजकल बिग 4 है ना, किसी ज़माने में बिग 5 होती थी, और एक वो 5वीं बड़ी फर्म पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई थी एक रॉन्ग रिपोर्ट देने की सूरत में। उसके बाद बिग 4 रह गई थी। इसलिए हमें देखना है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि कहीं टाइम लिमिटेशन की सूरत में हमारा काम अफेक्ट तो नहीं हो रहा। कि अगर हो रहा है, कल को रिपोर्ट रॉन्ग होगी, ज़िंदगी हमारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आई कैप आपके लाइसेंसेस कैंसिल कर देगा, आप सारी ज़िंदगी आई कैप मेंबर नहीं रहोगे, ऑडिटर नहीं रहोगे। फाइन्स पेनल्टीज अलहदा इम्पोज होंगी आपके ऊपर। वो लोग जिन्होंने आपकी रिपोर्ट पर बेस करते हुए डिसीजन लिए होंगे, उनके डैमेजेस आपको पे करना पड़ेंगे। लॉ रेगुलेशंस के अगेंस्ट आपको इम्प्रिजनमेंट, जेलें भी काटना पड़ सकती हैं। इसलिए ऐसी आंखें बंद करके हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। हमने देखना है कि हमारे पास प्रॉपर टाइम है या नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट करना है। टाइम नहीं है तो चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होंगी, हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। उसे चाय शाय पिला के कह देना है सर थैंक यू सो मच, हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि आपका ऑडिट कर सके, क्यों, आपका रुतबा बड़ा है। ये नहीं कहना हमारे पास टाइम नहीं है। सो देखा टाइम है या नहीं, तो पता चला टाइम है। उसके बाद हमने देखना है, चलें टाइम तो है, क्या हमारे पास ऐसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए स्टाफ भी है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जो बाकी क्लाइंट है उनका ईयर एंड भी 30 अप्रैल है, हमारा स्टाफ तो सारा वहाँ पे लगा होगा। क्या कह रहा है, तो क्या इसका ऑडिट हो सकेगा? नहीं। स्टाफ नहीं है तो क्या हमें रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूट करने के लिए अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया, हमें ट्रेनिंग भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, क्यों, रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा मिलते हैं।
तो स्टाफ भी देखना है या नहीं। तो पता चला हमारे पास स्टाफ है, क्योंकि हमारे बाकी जो क्लाइंट है किसका ईयर एंड दिसंबर है, किसी का जून है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टाफ स्पेयर पड़ा है। या चले नहीं भी पड़ा तो अभी पेपर हो गए हैं, रिज़ल्ट बेशक नहीं आया, अभी हम अगर CV कॉल करें तो अभी मेरे ख्याल से कोई 1000-2000 CV तो अभी आ जाएंगे, क्योंकि इतनी कुछ जनता तो वेली फिर रही होगी। क्या ख्याल है, तो स्टाफ अरेंज किया जा सकता है। तो स्टाफ का इशू नहीं है, स्टाफ है। लेकिन स्टाफ है, क्या स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस भी है? जो अगर स्टाफ को पता ही नहीं है बिजनेस किस टाइप का है, इसकी नेचर क्या है, क्या करता है, तो क्या जाके चीज़ों को वेरीफाई कर सकेंगे? नहीं, क्यों, बिजनेस का नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है, फिर जाके आप रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकोगे। अगर नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, इस टाइप की कंपनी का कभी ऑडिट किया ही नहीं है, तो उस वजह से भी चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होंगी, तो हमारी ओपिनियन फ्यूचर में अफेक्ट हो सकती है। तो हमने ना सिर्फ स्टाफ के अंदर स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस भी देखना है या नहीं है। अभी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या देख रहे हैं, हमारे पास टाइम है या नहीं, हमारे पास स्टाफ के अंदर स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस है या नहीं। बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए एडिक्वेट का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं या नहीं। रिसोर्सेज मीन टाइम, स्टाफ, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस है या नहीं। क्यों, अगर नहीं है तो हमें ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, हम गंद घोलेंगे, चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर सकेंगे, कल को हमारी रिपोर्ट रॉन्ग हो जाएगी, ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमने ना सिर्फ एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज देखनी है, हमें देखनी है क्लाइंट की इंटेग्रिटी भी। क्या देखनी है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी। व्हाट इज मीन बाय इंटेग्रिटी? ऑनेस्टी कि क्लाइंट, कंपनी ऑनेस्ट है या नहीं है। ये कंपनी हमारे पास आती है जिसका नाम है ICI, कहती है आप हमारा ऑडिट करें। ICI पूरी दुनिया जानती है कि बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आज तक कभी वहाँ पे फ्रॉड, एरर का चांस नहीं सुना। तो क्लाइंट की इंटेग्रिटी अच्छी है, ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक कंपनी हमारे पास आती है जिसका नाम है पाकिस्तान रेलवे, जिसको चला रहे हैं शेख रशीद साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। और ये लोग कौन हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग, फ्रॉड इस तरह से करेंगे कि पकड़ा ना जाए। तो कल को अगर हमसे भी ना पकड़ा गया तो हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। इंटेग्रिटी हाई या लो, तो हमें क्या ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, दफ़ा दूर, क्यों, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, कल को ओपिनियन रॉन्ग होगी तो। क्या ख्याल है? मीन क्लाइंट इंटेग्रिटी से हमें मेनली क्या पता चलेगा, क्लाइंट इंटेग्रिटी से हमें मेनली पता चलेगा ऑडिट रिस्क का, किस कंपनी का ऑडिट करने में ऑडिट रिस्क हाई है या ऑडिट रिस्क लो है। ऑडिट रिस्क मीन हमारी ओपिनियन के रॉन्ग होने का चांस हाई है या फिर लो है। ICI में ऑडिट रिस्क क्या है, हाई या लो? लो मीन हमारी ओपिनियन के रॉन्ग होने का चांस लो है। क्यों, जो हमें मिलेगा सब कुछ वैसा ही पाया जाएगा। जबकि पाकिस्तान रेलवे में ऑडिट रिस्क क्या है, हाई। क्यों, ओपिनियन के रॉन्ग होने का चांस हाई है। क्यों, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होंगी, और जो बंदा फ्रॉड करता है इस नीयत से करता है कि पकड़ा ना जाए। तो अगर हमसे भी ना पकड़ा, अगर हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और कल को इनके कोई केस निकल आए और पता चलेगा हम भी शायद बीच में इन्वॉल्व थे, हालांकि हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं प्रॉपर्ली कर सके थे, तो उस सूरत में हमारी रिपोर्ट रॉन्ग हो जाएगी, ओपिनियन रॉन्ग हो जाएगी, तो ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो इसलिए हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये भी देखना है कि ऑडिट रिस्क इस क्लाइंट में हाई है या लो है। दोनों कंपनीज आती हैं, पाकिस्तान रेलवे, ICI, किसका ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? ICI का। पाकिस्तान रेलवे को चाय शाय पिला के सर हम इस काबिल नहीं हैं, शुक्रिया आपने हमें मौका दिया, लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं। क्यों, ओपिनियन का चांस रॉन्ग होने का हाई है। सो अभी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या नहीं? क्या हम देख रहे हैं कि ऑडिट रिस्क हाई है या नहीं? किसकी बेस पर? क्लाइंट की इंटेग्रिटी की बेस पर। हाँ, ये चीज़ें ठीक हों तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना है, वरना एक्सेप्ट नहीं करना। अब सपोज ये चीज़ें ठीक थी, हमने कर लिया ऑडिट एक्सेप्ट। अब ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है तो सबसे पहला काम हमने ऑडिट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमने करनी है ऑडिट की प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करनी है? क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवानी है,
पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवानी है, दोनों को सामने रखना है, आपस में कंपेयर करना है कि अगर किसी फिगर में चेंज आ रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा चेंज आ रहा है, दिस मीन यहाँ पे कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट का चांस हो सकता है। क्या करेंगे, उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि ये क्या है, हाई रिस्की एरिया है। मीन हर वो फिगर जिसमें चेंज ज़रूरत से ज़्यादा मीन अनएक्सपेक्टेड आ रहा है वो क्या है, हाई रिस्की एरिया। मीन हम क्या करेंगे, रिस्की एरियाज हाईलाइट करेंगे। या वो अकाउंट बैलेंस देखेंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दिस मीन कुछ छोटा मोटा भी वहाँ पे ऊपर नीचे मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकता है, तो उनको भी हाईलाइट करेंगे। मीन हम क्या करेंगे, प्लानिंग स्टेज पे रिस्की एरियाज़ हाईलाइट करेंगे और अपनी ऑडिट टीम को ये एक लिस्ट देंगे कि भाई ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने ज़्यादा डिटेल काम करना है, मीन चीज़ों को ज़्यादा वेरीफाई करना है। क्यों, अगर हमने ये प्लानिंग नहीं की, रिस्की एरियाज़ हाईलाइट नहीं किए, ऑडिट टीम का वर्क उसे डायरेक्ट नहीं किया, तो ऑडिट टीम हो सकता है हाई रिस्की एरिया को प्रॉपर्ली चेक नहीं कर पाएंगी, लो रिस्की एरिया पे ज़्यादा टाइम लगा देंगी और बाद में पता चलेगा कि हाई रिस्की के लिए टाइम ही नहीं बचा, और टाइम ही नहीं बचा तो वेरीफाई भी नहीं होंगी, तो सूरत में भी हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए हमने ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ऑडिट की प्लानिंग करनी है। मीन रिस्की एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, मीन वो एरिया जहाँ पे मिस स्टेटमेंट का चांस ज़्यादा है वो क्या है, रिस्की एरियाज़, वो हाईलाइट करके ऑडिट टीम को देने हैं कि भाई ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने ज़्यादा काम करना है। प्लानिंग होगी। अब हमने क्या करना है, ऑडिट वर्क स्टार्ट करना है और क्या काम करना है ये डिसाइड करने से पहले हमने क्लाइंट का जो अकाउंटिंग सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इसको एसरटेन का मतलब होता है नॉलेज लेना। एसरटेन का मतलब क्या है, नॉलेज लेना। मीन हम नॉलेज लेंगे क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल मीन पॉलिसीज प्रोसीजर्स। सेल कैसे रिकॉर्ड होती है, परचेज कैसे रिकॉर्ड होती है, एसेट के ऊपर क्या कंट्रोल है, इन्वेंट्री के ऊपर क्या कंट्रोल है, वेजेस के ऊपर क्या कंट्रोल है, इसका हम नॉलेज लेंगे। कहाँ से, हर कंपनी ने अपना सिस्टम जो है, अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो एक रजिस्टर के अंदर लिख के रखी होती हैं। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, मैनुअल है, कंप्यूटराइज्ड है। मैनुअल है तो कैसे कंपनी अकाउंटिंग करती है, आइदर पहले जनरल एंट्रीज पास होती हैं, फिर लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नहीं सीए इंटर हैं, नहीं बी कॉमर हैं। तो इन चीज़ों का हम नॉलेज लेंगे कहाँ से, कंपनी की फ़ाइलों से या कंपनी की मैनेजमेंट से, कंपनी के स्टाफ से इंक्वायरी करके, मीन पूछ के। और हर कंपनी ने अपना सिस्टम लिख के रखा होता है और बड़ा बढ़ चढ़ के लिख के रखा होता है, एक्चुअली वैसे वर्क नहीं कर रहा होता। रूल्स रेगुलेशन लिखे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन एक्चुअली वैसे वर्क नहीं कर रहे होते। तो हम जब नॉलेज लिया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, अकाउंटिंग सिस्टम का, तब हमसे थोड़ा सा वेरीफाई भी करेंगे कि जैसे हमें बताया गया है या जैसे फाइलों में लिखा गया है वैसे है या नहीं। उसे हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कैसे, एक वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या है, टू टेस्ट या टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट। टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट, के जैसे फाइलों में लिखा गया है या जैसे हमें बताया गया वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे, सेल की एक दो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करके देखेंगे क्या वाकई ही जैसे हमें बताया गया वैसे है या नहीं। परचेज की एक दो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करके देखेंगे, वेजेस की एक दो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करेंगे, एसेट्स की ट्रांजैक्शन को टेस्ट करेंगे, इन्वेंट्री के कंट्रोल को टेस्ट करके देखेंगे एक दो कि वाकई जैसे फाइलों में लिखा गया है वैसे है या नहीं है। और इस वॉक थ्रू टेस्ट से क्या होगा, हमारे पास इवैल्यूएशन हो जाएगी किसकी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, कि आइदर जैसे फाइलों में लिखा गया है या हमें बताया गया है वैसे वर्क कर रहा है, तो दिस मीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग। और अगर जैसे फाइलों में लिखा गया हमें बताया गया वैसे वर्क नहीं कर रहा, तो दिस मीन कंट्रोल सिस्टम क्या है, वीक है। सो ऑडिट की प्लानिंग की, मीन इसकी एरियाज़ हाईलाइट किए, ऑडिट टीम को लिस्ट दी जिन एरियाज़ पर डिटेल काम करना है, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया,
उसको वेरीफाई किया वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके, जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन होगी कि आइदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या फिर वीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? रूल्स रेगुलेशन बड़े अच्छे फॉलो हो रहे हैं, यही मतलब। दिस मीन फ्रॉड एंड एरर के चांसेस कम है। फ्रॉड एंड एरर के चांसेस कम है तो बीइंग अ ऑडिटर हमारी ज़िंदगी आसान है, हमें कम काम करना पड़ेगा, यही मतलब निकलता। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होने का मतलब क्या है? कि रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस ज़्यादा है तो बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। क्यों? हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो फ्रॉड एंड एरर हमें पकड़ना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? तो वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके हमने कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग की सूरत में हमें कम काम करना पड़ेगा, वीक की सूरत में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो जो ज़्यादा काम करना पड़ेगा मीन हमें डिटेल्ड वर्क करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में देखना पड़ेगा, फ्रॉड एंड एरर पकड़ना पड़ेंगे। वो जो डिटेल वर्क करना पड़ेगा उसे नाम दिया जाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? डिटेल्ड वर्क। कब हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? जब कंट्रोल सिस्टम हमने इवैल्यूएट किया है एज ए वीक, तो क्या करना है? हमने डिटेल वर्क करना है। डिटेल वर्क का मतलब क्या है? हमने क्या परफॉर्म करने हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो भी हमने लार्ज वॉल्यूम में परफॉर्म करने हैं। लार्ज वॉल्यूम का मतलब क्या है? कि हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में देखना है, चाहे उसकी अमाउंट छोटी है चाहे उसकी अमाउंट बड़ी है। क्यों? कंट्रोल सिस्टम वीक है, मीन फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं। और जब कंट्रोल सिस्टम वीक है, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं, तो हमने डिटेल वर्क करना है और हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में चेक करना है। और जब हम डिटेल चेकिंग करेंगे तो कुछ वीकनेसेस सामने आ जाएंगी, फ्रॉड एंड एरर पकड़े जाएंगे। अब वो जो फ्रॉड एंड एरर्स हम पकड़ेंगे उन्हें हम क्या करेंगे? क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। कैसे रिपोर्ट करेंगे? एक लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू। कैसे रिपोर्ट करेंगे? लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू कि भाई ये आपके सिस्टम में मसले हैं जो हमने पकड़े हैं, आप प्लीज़ इनको इस तरह से ठीक कर लो। हाँ, अगर वो ठीक कर लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर ठीक नहीं करते बताने के बावजूद तो फिर हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मीन बेशक आपको मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फिर भी आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट के ऊपर नहीं जाना, पहले मैनेजमेंट को एक चांस देना है कि उसे ठीक कर लें। क्यों? हो सकता है बेचारों के नॉलेज में ही ना हो कैसे ठीक करना है, या उनको पता ही ना हो ये मसले हैं। इसलिए एक चांस देना है, उन्हें वीकनेसेस भी बतानी है और कैसे वो करेक्ट की जा सकती हैं उसकी रिकमेंडेशन भी देनी है। किस में? लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू। हाँ, अगर वो ठीक कर लेते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर बताने के बावजूद ठीक नहीं किया तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हमने नॉलेज लिया, वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू उसे हमने टेस्ट किया कि वो ठीक है या नहीं। और अगर पता चला वो वीक है तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या है? परफॉर्मिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग वीकनेसेस टू द मैनेजमेंट। यहाँ तक बात समझ आती है। अब बात करते हैं कि अगर हमने देखा कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मीन रूल्स रेगुलेशन बड़े अच्छे फॉलो हो रहे हैं, मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हैं, तो हमें कम काम करना है। वो जो कम काम करना है ना, उसे नाम दिया जाता है कि हमने परफॉर्म करने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। डिटेल वर्क क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कम काम का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? कि हमने एविडेंस लेना है कि वाकई ही कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। वो तो हमने यहां पे भी चेक कर लिया था जिससे इवैल्यूएशन हुई थी, लेकिन यहां पे हमने एक छोटे सैंपल साइज मीन 1-2 ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया था। अब हम यहाँ पे एक लार्ज सैंपल साइज मीन कोई 50 या 100 ट्रांजैक्शन को टेस्ट करके देखेंगे कि वाकई ही कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है। और जब हम एक बड़े सैंपल साइज के थ्रू चीज़ों को वेरीफाई करेंगे तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हमारे सामने आएंगे, मीन कंट्रोल्स का एविडेंस हमें ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा। तो कंट्रोल सिस्टम वीक की सूरत में सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेल वर्क, स्ट्रॉन्ग की सूरत में क्या करना है हमने? कम काम। कम काम का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं, मीन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी है कि वाकई ही ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रहे। और जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे तो उसके कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। उन रिजल्ट से अगर हम हैं सेटिस्फाई मीन कंट्रोल सिस्टम वाकई ही स्ट्रांग है,
तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने फिर भी परफॉर्म करने हैं, लेकिन रिड्यूस्ड वॉल्यूम में। रिड्यूस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है? सिर्फ मेन एरियाज़ को डिटेल में चेक करना है, हर एरिया को डिटेल में चेक नहीं करना। जब कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हर एरिया को डिटेल में चेक करना है। मीन लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मीन छोटे छोटे अकाउंट बैलेंस को भी डिटेल में देखना है। क्यों? कंट्रोल सिस्टम वीक है, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं। हाँ, अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कम काम करना है। उस कम काम का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं और रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये बात समझ आती है? ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इस अप्रोच को नाम दिया जाता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच का। क्या नाम दिया जाता है? सिस्टम बेस्ड अप्रोच। मीन ऑडिट की एक अप्रोच है सिस्टम बेस्ड अप्रोच। वो है क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कब परफॉर्म करनी है ये? व्हेन ऑडिटर हैव इवैल्यूएटेड कंट्रोल सिस्टम एज स्ट्रॉन्ग। तो फिर आपकी ऑडिट अप्रोच क्या होगी? सिस्टम बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फिर आपकी ऑडिट अप्रोच क्या है? सब्सटेंटिव अप्रोच। क्या नाम दिया जाएगा उसे? सब्सटेंटिव अप्रोच। तो दो ऑडिट की अप्रोचेज हैं। एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच, जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच के थ्रू हम ऑडिट करेंगे। सिस्टम बेस्ड अप्रोच है क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और दूसरी सब्सटेंटिव अप्रोच, इसका मतलब क्या है? परफॉर्मिंग लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कब? व्हेन ऑडिटर हैव इवैल्यूएटेड कंट्रोल सिस्टम एज। यहाँ तक बातें समझ आती हैं? प्लानिंग की हमने, अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, एक वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके वेरीफाई किया कि जैसे रिकॉर्डेड है वैसे वर्क कर रही है या नहीं कर रहा, जिससे कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन होगी आइदर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी अप्रोच होगी सिस्टम बेस्ड अप्रोच, वीक है तुम्हारी अप्रोच होगी सब्सटेंटिव अप्रोच। अब वो कहता है कि अगर हमने कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया कि वो है स्ट्रॉन्ग और हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे, मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं और उसके बाद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अगर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं, मीन कंट्रोल सिस्टम वाकई ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तुम्हारी अप्रोच ठीक है, चलें ये रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मेन एरियाज को डिटेल में चेक करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं हुए, इफ अनसेटिस्फाई, मतलब क्या हुआ कि हमने कंट्रोल्स की टेस्टिंग की और कंट्रोल सिस्टम आगे से स्ट्रॉन्ग नहीं निकला, मीन मसले सामने आ गए। भाई वो मसले अब क्यों सामने आए, यहाँ पे क्यों नहीं आए थे? क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज छोटा था, 1-2 ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया था। जब 50 ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया तो प्रॉपर पता चलेगा ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो हम कंट्रोल सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो क्या हमें इसी अप्रोच पे रहना चाहिए? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अनसेटिस्फाई का मतलब कंट्रोल सिस्टम वीक है। तो वीक की सूरत में हमें क्या करना है? अपनी ऑडिट अप्रोच चेंज कर देनी है। किस तरफ चले जाना है? सब्सटेंटिव अप्रोच पे चले जाना है। मीन लार्ज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके मैनेजमेंट को वीकनेसेस रिपोर्ट करनी है। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? मीन ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलते हैं, लेकिन उस सूरत में इस अप्रोच पे रहेंगे अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं। तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं रहे तो हमें फिर क्या करना है? अपनी ऑडिट अप्रोच को चेंज करना है। किस तरफ जाना है? सब्सटेंटिव अप्रोच पे। क्यों? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से सेटिस्फाई ना होने का मतलब क्या है? कंट्रोल सिस्टम वीक है। अब यहाँ तक जितना भी हमने काम किया होगा ना, ये हमने किया होगा इंटरम ऑडिट के अंदर। ये सारा काम हमने किया होगा इंटरम ऑडिट के अंदर। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फाइनल ऑडिट, जहां पे हम क्या करेंगे? फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्यों भाई? जो पहले कर लिया अब क्यों करेंगे? पहले हो सकता है हमने जो है वो किए हैं ड्यूरिंग अप्रैल की 8-10 दिनों की हो सकता है ट्रांजेक्शन रह गई हूँ, तो आप दोबारा परफॉर्म करने से जो ट्रांजेक्शन रह गई थी वो भी चेक हो जाएंगी, और जो चेक हो चुकी हैं वो दोबारा से रीचेक भी हो जाएंगी। और वैसे भी जो बैलेंस शीट आइटम का ऑडिट है वो होता ही फाइनल ऑडिट में है। क्यों? बैलेंस शीट बनेगी
तो उसके बाद उसकी चेकिंग होगी ना, क्या कह रहा है। तो फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होंगी, उन्हें रिव्यू करेंगे कि जैसे हम चाहते थे वैसे बनी या नहीं बनी, जो मसले हमने मैनेजमेंट को निकाल के दिए थे उन्होंने ठीक कर लिए हैं या नहीं कर लिए। अगर ठीक कर लिए हैं तो हम ओपिनियन दे देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू, और अगर मसले बताने के बावजूद ठीक नहीं किए तो फिर हमारी ओपिनियन क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर। ये क्या था, एक ऑडिट प्रोसेस। मीन ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर क्या क्या काम करता है, और फाइनल ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करता है। इसके अंदर से बेसिकली हमने कुछ डेफिनेशंस लर्न करनी थी। एक वॉक थ्रू टेस्ट, दीज आर टेस्ट टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट, और वेरी स्मॉल सैम्पल साइज के थ्रू हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। बेशक हम पिछले कई सालों से ऑडिट करते आ रहे हैं और हमें पता है कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी एवरी ईयर हमने ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले ये परफॉर्म करना है, जिससे कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन होगी कि आइदर हमें पहले वाली अप्रोच पे चलना है या अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। इन एवरी ईयर परफॉर्म करना है, मस्ट परफॉर्म करना है। पर्पज़ क्या है, टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट। एक डेफिनेशन हमें लर्न करनी थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। These are tests to take evidence that controls are properly performed throughout the period, मीन पूरा साल प्रॉपरली वर्क करते रहे या नहीं करते रहे। और कब हमने इस पे जाना है, जब हमने कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएट किया। एक डेफिनेशन हमने लर्न करनी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर की, और ये क्या है, दीज आर टेस्ट ऑन ट्रांजैक्शंस या अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस मीन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, एसेट लिखे हुए हैं, रिसीवेबल लिखा हुआ है, पेबल लिखा हुआ है, ये क्या है, अकाउंट बैलेंसेस। या ट्रांजैक्शन को टेस्ट करना है, क्या देखने के लिए कि कंप्लीट है या नहीं, वैलिड है या नहीं, और एक्यूरेट है या नहीं। मीन डिटेल वर्क कि एक अकाउंट बैलेंस की पीछे डिटेल में देखना और देख के ये चेक करना कि वाकई ही इतनी अमाउंट है, वाकई ही सारे के सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, कोई मिसिंग नहीं है, और ये अमाउंट कैलकुलेट करके एक्यूरेटली इतनी ही बनती है, मीन ये गलत नहीं है। ये 3 डेफिनेशंस होगी। एक डेफिनेशन हमने लर्न करनी है इंटरम ऑडिट की। ऑडिट वर्क परफॉर्म बिफोर द ईयर एंड हैज़ फिनिश इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट, एंड ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड हैज़ फिनिश इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। ये 5 डेफिनेशंस क्लियर होती हैं। मीन ये प्रोसेस पढ़ने के पीछे मकसद क्या था, ये 5 डेफिनेशंस लर्न करना। क्यों, ये प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो हमें समझ आएगी इसका मतलब क्या है। प्रोसेस के थ्रू मैं कहता जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये है, रीडिंग करें, तो समझ नहीं आनी थी ये मतलब है क्या, कहाँ पे आ रहा है, क्यों है ये। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू IFRS होती है, मीन अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होती है। इस तरह से ऑडिट भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होता है, और उन स्टैंडर्ड्स को नाम दिया जाता है ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ISA stands for International Standard on Auditing। IAS क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ISA क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मीन हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते। बीइंग ऑडिटर हम सारा काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड ने हमें कहा है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करनी है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपको अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज लेके वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके उसे इवैल्यूएट करना है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो तो आपने सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो आपको किस पे चलना है, सब्सटेंटिव अप्रोच पे। हमारी अप्रोच नहीं है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि फाइनल ऑडिट में आपके पास एटलीस्ट 90 डेज होने चाहिए। स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने फाइनल ऑडिट में फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके फिर ओपिनियन देनी है। मीन ये रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर ओपिनियन देनी है। हमारी कोई मन मर्जी इसके अंदर शामिल नहीं है। पूरे ऑडिट में हम जो कुछ भी करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड में बताएगा। एसेट्स को कैसे वेरीफाई करना है,
लाइबिलिटीज़ को कैसे वेरीफाई करना है, स्टैंडर्ड बताएगा रिसीवेबल्स को कैसे वेरीफाई करना है, कैश को कैसे वेरीफाई करना है। मीन हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड में बताएगा कब आपने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है और कब आपने कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चलेगा। यहाँ तक बातें समझ आती हैं? चलें आगे। बस आज था। मेरा नाम ज़ियाउल हक, को पिछले 12 सालों से ये ऑडिट का पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ। होपफुली आने वाले 4-5 माह आप मुझे झेलोगे। सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे, सिलेबस आज हमारा स्टार्ट हो गया। आज क्या है 28 मार्च। पेपर है हमारा सितंबर में, ऐसी है और सितंबर में शायद कोई 10-12 सितंबर को हमारा पेपर है, क्यों सेकंड वीक में आता है ना। ये आप पेपर 2 वीक में होते हैं ना, एक पहला वीक, उसके बाद दूसरे वीक का मंडे ट्यूसडे भी, तो सेकंड वीक के मंडे को हमारा पेपर आएगा। दिस मीन हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 माह हैं बिफोर पेपर्स। ये 5वां माह निकाल दो, क्यों इसमें हमने करनी है जस्ट रिवीजन। पीछे बच गए हमारे पास 4 माह, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक हो गया। एक मंथ में हमारे पास टोटल अफेक्टिव लेक्चर बनते हैं 24 से 25, लेकिन हमें एज मिल गया 28, 29, 30, 31, 4 लेक्चर हमें ये एक्स्ट्रा में मिल गए। लेकिन ये एक्स्ट्रा है नहीं, क्यों? इस सेमेस्टर में 2 ईदें आ रही हैं, वो भी हमने मनानी है। क्या कह रहा है? तो अफेक्टिवली देखा जाए तो हमारे पास कोई 100 लेक्चर्स हैं, 100 लेक्चर्स हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको कोई 92 लेक्चर्स में वाइंड अप कर लेंगे। मीन 20 जुलाई तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि पीछे 90, 91, 92 लेक्चर्स में सिलेबस प्रॉपर्ली वाइंड अप हो जाता है। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। पूरे सिलेबस को मैंने कोई 130 पेजेस के नोट्स में कंबाइन कर दिया। कितने पेजेस? 130 पेजेस हैं हमारे पास, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है इस पूरी बुक का। टोटल 14 चैप्टर्स हैं और उन 14 चैप्टर्स को हमने 130 पेजेस में डिवाइड कर दिया है। साथ हम क्या करेंगे, पिछले 12 साल के पास्ट पेपर 100% कवर करेंगे। टॉपिक वाइज देखेंगे पिछले पास्ट पेपर्स में ये टॉपिक कब कब क्या क्या क्वेश्चन आया है, वो हम चैप्टर वाइज साथ साथ कवर करते रहेंगे। ना सिर्फ 12 सालों के पास्ट पेपर कवर करेंगे, साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए बाएँ शाएँ, मीन ACCA, ICAEW, CPA, ICMA, वहाँ से भी रेलेवेंट कवर करेंगे जो एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। मीन अच्छी खासी इनफ, मीन मोर देन इनफ हम प्रैक्टिस करेंगे इन 92 लेक्चर्स में। पूरी बुक, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो ICAP बुक में है और हमने कवर ना किया हो। ठीक हो गया। हाँ, उनको हमने सम अप 130 पेजेस में कर दिया है, लेकिन मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस 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 के ऊपर। क्लास हमारी डेली यही 1 आवर चला करेगी। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें कोई लीनियंसी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। पेपर पास करने की एक सिंपल टिप आपको दे दूँ, क्लास टेस्ट को आपने 75% अबव पे पास करना है। ICAP में पासिंग क्राइटेरिया 50%, हमारे पास क्लास के टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? 75%। क्यों? क्योंकि इधर 75% लोगे तो ICAP में 50% लेने के काबिल बनोगे। अगर क्लास टेस्ट 50% पे पास कर रहे हो तो ICAP का पेपर इजीली 40 to 45 मार्क्स में फेल कर लोगे। क्या कह रहा है? तो वीकली बेसिस पे हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट का सिलेबस हम मिलके डिसाइड किया करेंगे क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे टेस्ट चलते जाएंगे। चैप्टर वाइज भी साथ साथ चलते जाएंगे। कुछ जगहों पे हम पिछले चैप्टर को साथ अटैच करके उनकी रिवीजन भी कर लिया करेंगे। तो यूँ कोशिश है हमारा 20 जुलाई तक हम सिलेबस वाइंड अप करेंगे। उसके बाद कोई 10 हमारे एंड पे पास एश्योरेंस टेस्ट होंगे। 10 टेस्ट होंगे पास एश्योरेंस टेस्ट, जिसमें बड़ा चैप्टर का एक टेस्ट होगा, छोटे चैप्टर को 2 कंबाइन करके इस तरह से 10 टेस्ट हम वो देंगे। और वो टेस्ट देने के बाद पेपर फेल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, एंड वाले टेस्ट को इग्नोर कर दोगे, तो पेपर पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
पेपर पास करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है और वो है रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना। क्यों ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, पहले ना कभी आपने पढ़ी हैं ना सुनी हैं, बिल्कुल आपके लिए नहीं हैं, खुद से नहीं पढ़ सकोगे। एक क्लास छोड़ने का मतलब है 5 से 10 नंबर का पेपर छोड़ना। ट्राई करना हो तो करके देख लेना, लेकिन एक क्लास छोड़ने का मतलब होगा 5 से 10 नंबर का पेपर छोड़ना। थ्रू आउट दिस सेशन 10 क्लासेस अगर आपने छोड़ दी तो पेपर पास करके मुझे दिखा देना, नहीं होगा। ट्राई करना, करके देख लो वैसे, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूँ। इसलिए कोशिश करनी है अपने आप को मना के डेली बेसिस पे ला के यहाँ पे बिठाना है। ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी, पेपर बड़ा इजी चलता जाएगा। पेपर मुश्किल कब होगा? जब आप क्लास में नहीं आओगे। क्लास में नहीं आओगे तो टॉपिक मिस हो गया और अगला टॉपिक उससे लिंक करता है, तो अगले दिन भी समझ नहीं आ रही होगी। कसूर किसका होगा? मेरा, कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही। इसलिए कोशिश करनी है प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना है, साथ साथ चीज़ों को कवर करना है। आज से अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। क्लास के अलावा आपको 1.5 से 2 घंटे डेली बेसिस पे ऑडिट को पढ़ना है। घंटा नहीं, 1.5 से 2 घंटे ऑडिट को पढ़ना है क्लास के अलावा। वो अपना टाइम टेबल आज से बना के प्लीज़ उसे फॉलो करते रहना है, ताकि चीज़ें साथ साथ कवर होती, टेस्ट साथ साथ देते जाएंगे, पेपर इजीली पास हो जाएगा। नोट से हम कवर करेंगे, कोई ICAP बुक शुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक और 2-4 दिनों में आ जाएगी फ़ोटो कापी के पास, मैं आपको बता दूंगा। तब तक क्लास में मैं नोट्स लेके आता रहूँगा, हमारी चीज़ें दी जाएंगी। होपफुली कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।